मुझे बोला, देखता हूँ तू दिल्ली जाके अकेले कैसे रहती है। डिप्रेशन से जूझ रही थी मैं, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खत्म। जो कंपनी मेरी 5 करोड़ की टर्नओवर में पहुंची थी, 0 पे आ गई। और फिर मैंने शुरू की जॉब ढूंढने की कोशिश। तकरीबन 250 कंपनीज में मैंने अपनी एप्लीकेशन भेजी, लेकिन एक जगह से भी मेरे को कॉल नहीं आया। एक दिन डिसाइड किया, अपनी जिंदगी को मुट्ठी में रेत की तरह नहीं जाने दूंगी। एक दिन सैर करते हुए मेरा अक्स मुझे मिला और मुझसे बोला, क्यों डियर सिमी, क्या सोच रही हो, किन ख्यालों में खोई हो? मैंने कहा, क्या ही बताऊं तुम्हें अपनी जिंदगी की दास्तां, जहां परेशानियां थी 10,000, दुखों के तूफान से निकली हूं बार बार, और आज चट्टान की तरह खड़ी हूं इस बार। मेरा अक्स मुझे बोला, अच्छा, मुझे भी, हमें भी कुछ बताओ, अपनी कहानी तो सुनाओ, हम भी तो सीखें उस नटखट सी टॉम बॉय लड़की से, उस नई नवेली दुल्हन से, उस भागती दौड़ती माँ से, उस व्यथित पत्नी से, नौकरी ढूंढती हुई उस बेटी से, चट्टान की तरह खड़ी हुई इस नारी से, जो जाने कितने ही दुखों को पार कर खड़ी है आज उदाहरण बनकर बजा के शंखनाद। बस मेरे अक्स ने मुझे झंझोड़ दिया और मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। मेरा नाम है सिमी, मैं 58 वर्ष की हूँ, एक डाइवोर्सी, 2 बच्चों की माँ, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर और एक एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस चलाती है। शुरुआत करूं तो मैं हमारी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से हुई। मेरे फादर कस्टम ऑफिशियल थे और मदर एक होम मेकर। हम लोग 4 बहनें हैं। आपको बताऊं, मेरी माँ को एक बेटे की बहुत चाह थी। उनका वो बेटा तो नहीं हुआ, लेकिन वो चाह उनकी मैंने पूरी की, एक टॉम बॉय बन के। मैं शुरू से बहुत बोल्ड कैरेक्टर थी। मुझे याद है स्कूल के दिनों में मैं गियर्ड स्कूटर चलाती थी अपने पिता का, और मोटरसाइकिल चलाती थी। एक वेरी बोल्ड कैरेक्टर। 1989 में मेरे फादर ने मेरी 22 साल की उम्र में जब शादी पक्की की और मुझसे पूछा, तो मैं उनको मना ना कर पाई, क्योंकि मुझे पता है एक पेरेंट्स की सिचुएशन, जिनकी 4 बेटियां हैं शादी करने के लिए, और मैंने उसको हाँ कर दिया। शादी के बाद मैं नागपुर आई, वहाँ मेरे 2 बेटे हुए और मैंने अपनी कंपनी चलाई, स्टार्ट किया। हम लोग डेंटल और मेडिकल इक्विपमेंट्स के डीलर थे और हम पूरे विदर्भ, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सब में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद ये मंजूर नहीं था। कब हमारा बिजनेस घर में आ गया और घर बिजनेस में चला गया। जहाँ एक तरफ मेरे किचन में सब्जी बन रही थी, वहाँ दूसरी तरफ मैं अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स रिसीव कर रही थी और उनको अटेंड कर रही थी। ये शायद बिजनेस के प्रेशर्स मेरे हस्बैंड सहन ना कर पाए, और मुझे ये समझने में बहुत देर लगी कि वो एक बाइपोलर पेशेंट है। धीरे धीरे हमारा बिजनेस ग्रो होने लगा, लेकिन उस ग्रोथ के साथ बड़ी हमारी परेशानियाँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में काफ़ी स्ट्रेन आने लगा। मुझे याद है जब मेरा बेटा, छोटा बेटा, क्लास 12th में था, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के दौरान बहुत कुछ हमारे घर में ड्रामा हुआ, और मैंने ये तय किया कि मैं अपने बेटे की 12th क्लास कभी ख़राब नहीं होने दूंगी। मैं अपने हस्बैंड से अलग होकर एक किराए के मकान में रहने लग गई। वो 4 महीने मैंने कैसे निकाले मैं ही जानती हूँ। मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और जब रिज़ल्ट आया, उसको 92% मार्क्स आए, तब मेरे को तसल्ली हुई कि हाँ, हमारी वजह से हमारे बच्चों का कैरियर कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा तो पूना चला गया सिम्बोसिस में, लेकिन 5 जुलाई 2013, वो दिन मैं कभी नहीं भूलती। उस दिन बस कस्टमर के एक ऑर्डर के ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर हमारी थोड़ी सी बहस हुई, कुछ दवाइयों के ऊपर हमारी बहस हुई, और धीरे धीरे वो इतनी बढ़ गई कि उसने बहुत भयंकर रूप ले लिया। बस मैंने डिसाइड किया, हो गया। मैंने एक सूटकेस पैक करने की कोशिश की और मेरे हस्बैंड ने आके मुझे एक चैलेंज दिया। वो चैलेंज मैं आज भी नहीं भूलती। जब उन्होंने मुझे बोला, देखता हूँ
तू दिल्ली जाके अकेले कैसे रहती है। शायद यही हमारा आखिरी दिन था और मैंने सूटकेस पैक करके एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक कर दी। एयरपोर्ट से मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, डैडी मैं वापस आ रही हूँ। और मेरे फादर ने मुझे बोला, हाँ बेटा तुम आ जाओ, और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। हमारी इन सब परेशानियों के बीच में मैं हमेशा अपने भगवान से यही बोलती थी, ओ गॉड वाई मी, ये मेरे ही साथ क्यों होता है। ये सब परेशानियों में मैंने कभी अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया और अकेले ही भुगतती गई, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने अपनी मम्मी डैडी को कुछ भी बताया तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे और शायद वो किसी और को बताएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे। शायद लोग, वो 4 लोग कहाँ हैं, जरा मेरे सामने भी लेके आओ उनको, मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो देखूं। ये 4 लोगों की चिंता हमें इतनी क्यों होती है कि हम अपने डिसीजंस ही नहीं ले सकते। शादी के 22 साल के बाद मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। क्यों? मैंने ये पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य है। हम अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं। और इन सब परेशानियों के बाद अल्टीमेटली 5 जुलाई को मुझे लगा कि नहीं, बहुत हुआ, अब और सहन नहीं करूँगी, और मैं शादी ब्रेक करके अपने पेरेंट्स के पास आ गई और हमारा डिवोर्स हो गया। नोएडा आने के बाद अलग ही स्ट्रगल्स थे ज़िंदगी के। डिप्रेशन से जूझ रही थी मैं, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ख़त्म। जो कंपनी मेरी 5 करोड़ के टर्नओवर में पहुंची थी, 0 पे आ गई। पर्सनल लाइफ भी ख़त्म, बच्चे भी चले गए, हस्बैंड से भी झगड़ा हो गया, सारे एस्पिरेशंस धरे के धरे रह गए। यहाँ आकर मैंने सोचा कि अगर मैंने इतने साल बिजनेस किया है तो शायद मैं नोएडा में भी वो कर सकती हूँ। मैंने बैंक में अप्लाई भी किया और मुझे लिमिट भी मिली, लेकिन सरप्राइजिंगली नागपुर और नोएडा की मार्केट में बहुत फ़र्क था। जहाँ नागपुर में हम लोग इतने हाई एंड इक्विपमेंट सेल करते थे, वहाँ नोएडा में हम एक मशीन सेल नहीं कर पाए। और मुझे याद है वो दिन जब बैंक मैनेजर मेरे ऑफिस आया। मैं अपने ऑफिस में अकाउंट्स चेक कर रही थी और मुझे मेरे बैंक मैनेजर ने बोला, मैडम हम आपकी सीसी लिमिट को बंद करेंगे क्योंकि आपने टर्नओवर नहीं की जो आपने प्रोजेक्शंस दिए थे। बस उन्होंने ये बोला और वो चले गए। और उस दिन मैं दहाड़े मार मार के रोई। और फिर यही इन सब परेशानियों में, ओ गॉड वाई मी, ये मेरे ही साथ क्यों होता है। और इस टाइम मुझे याद आई मेरे हस्बैंड की वो बात, देखता हूँ दिल्ली जाके कैसे अकेली रहती है। इन सब के बीच और सुनिए मेरे माता पिता की कहानी। फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ और मदर डायलिसिस के ऊपर। बस दवाइयाँ, CGHS, हॉस्पिटल, डॉक्टर, इसी में ही जिंदगी चलने लग गई। और फिर मैंने शुरू की जॉब ढूंढने की कोशिश। Naukri.com, Shine.com, कितने .com के ऊपर मैंने पेड सब्सक्रिप्शंस ली। तकरीबन 250 कंपनीज में मैंने अपनी एप्लीकेशन भेजी, लेकिन एक जगह से भी मेरे को कॉल नहीं आया। आपको पता है 40 की उम्र के बाद शायद ये एक टैबू माना जाता है। कंपनीज को क्या चाहिए? उनको नए चेहरे चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस अकाउंट्स, HR, वेंडर मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज, बैक एंड ऑपरेशंस, मैं सब संभालती थी, लेकिन सब बेकार। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, बस वही था। किसी ने मेरे एक्सपीरियंस की कदर ही नहीं की। बस दिमाग में वही, हे भगवान, ओ गॉड वाई मी, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। जिंदगी का ये डार्क फेज कब खत्म होगा। बस बहुत हुआ। एक दिन डिसाइड किया, अब ये नहीं होने दूंगी। अपनी जिंदगी को मुट्ठी में रेत की तरह नहीं जाने दूंगी और इस जिंदगी की कंट्रोल अपने हाथ में लूंगी। मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज किए। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आए, लैंडमार्क कम्युनिकेशन के कोर्स, और आर्ट ऑफ लिविंग, मेडिटेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जाने क्या क्या। और इसलिए एक टिपिकल सलवार कमीज वाली ट्रेडिशनल विचारों वाली लड़की ट्रांसफॉर्म हो गई एक स्कर्ट पैंट पहनने वाली
फॉरवर्ड वाली प्रोग्रेसिव लेडी बन गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना माइंडसेट बदल दिया। 2016 में मेरा छोटा बेटा अपनी छुट्टियां बिताने के लिए पुणे से नोएडा आया। सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठे थे और कुछ सेलिब्रेशंस चल रही थी, जहां मैंने अपने बेटे को बोला, अरे तू इतना डांस करता है, कोई डांस करके तो दिखाओ मुझे। उसने माधुरी दीक्षित के गाने पर डांस किया और मैं बहुत हैरान हुई, अरे इसके मूव्स इतने फेमिनिन क्यों हैं? बड़ा अजीब सा लगा, बड़ी अजीब सी फीलिंग थी उस टाइम पे। और मेरी बहन और मेरी नीस को शायद समझ में आया और उन्होंने अगले ही दिन मुझे अपने घर पे बुलाया। और तब मेरी नीस ने मुझे बताया, मासी आशीष गे है। गे? ये क्या होता है? LGBTQ? ये क्या होता है? मुझे तो इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता था और मुझे लगता था कि ये तो कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट है, ये हमारे साथ एप्लीकेबल नहीं हो सकता और मेरे घर में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किससे बात करूं? ना हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं जिनको कुछ नहीं पता। मैं किसको बताऊं अपनी व्यथा? फिर मैंने सोचा कि क्यों ना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए और मैं अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन के साथ साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंची। और सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या बताया कि देखो तुम्हारा बेटा स्केल के बिल्कुल बीच में है, तुम चाहो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकता है और वो बिल्कुल गे भी बन सकता है। बस फिर क्या था, मैंने तो समझ लिया कि ये तो स्पेशलिस्ट ने बोला है और मैं अपने बेटे के पीछे लग गई, बेटा तुझे भी नॉर्मल होना है। मेरा बेटा मुझे समझाने लगा, मम्मा ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं तो सुनने को राजी ही नहीं थी। हमारी रिलेशंस इतने खराब हो गए कि मैंने उसको 5 महीने तक अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दिया। व्हाट्सएप भी, फेसबुक भी, सब जगह से। क्यों ब्लॉक किया पता है? वो अपनी सारी पिक्चर्स, अपनी गे परेड, प्राइड परेड की सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालता था और मेरे सारे रिश्तेदार सोशल मीडिया पे मेरे से कनेक्टेड थे। तो मुझे क्या लगता था, लोग क्या कहेंगे? वो 4 लोग फिर से आ गए और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये 4 लोग होते कहाँ पे हैं। बात यहाँ तक पहुंची तो मेरा बेटा बहुत अपसेट हुआ और मैं तो बस पूछे ही मत। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगी और मेरे बड़े बेटे ने मुझे थोड़ा एजुकेट करना शुरू किया। उसने मुझे बहुत सारे YouTube के लिंक्स भेजे, आर्टिकल्स भेजे, जिससे मुझे समझ में आया कि नहीं, ये शायद नॉर्मली होता है, शायद मैं ही कहीं गलत थी। और इसको देखने के लिए मैंने अपने बेटे को कॉल किया और उससे बातचीत शुरू की। और ये सब देखने के लिए मैं पूना गई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेटा बहक जाएगा, वो बहुत अपने कम्युनिटी के बीच में खूब दारू पिएगा या पता नहीं क्या जाने क्या क्या करेगा। एक इनसिक्योरिटी सी थी मेरे को उसके लिए। लेकिन जब मैं पूना गई तो मैंने देखा मैं उनके फ्रेंड्स से मिली और मैंने देखा ये तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। उन्होंने मुझे भी गले लगा लिया एंड मैं इतनी हैरान थी कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी कम्युनिटी है। और मुझे एक तसल्ली हो गई कि मेरा बेटा बिल्कुल सेफ है, वो सेफ कम्युनिटी में है और वो एक बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये लगता था कि मेरा बेटा नॉर्मल हो जाएगा, कभी ना कभी शायद नॉर्मल होगा। लेकिन एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के दौरान मेरे मेंटोर ने हमें एक स्पीच बोलनी थी 6 महीने के कोर्स के बाद, और मेरे मेंटोर ने मुझे बोला कि सिम्मी वो टॉपिक लो जो तुम्हारे दिल के बिल्कुल पास है। मैंने टॉपिक चूज किया कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट। बहुत प्रैक्टिस की और जिस दिन स्टेज पे आई पहले तो बहुत रोने लग गई, ब्रेक डाउन हो गया और लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है आप चले जाइए, आप स्पीच मत दीजिए। लेकिन मेरे मेंटोर ने बोला नहीं, ये आज स्पीच जरूर देगी। उन्होंने मुझे पानी का ग्लास दिया और मुझे कहा सिमी जाओ स्टेज पे। मैं वापस गई स्टेज पे और सारी ऑडियंस के सामने मैंने हंस के ये शब्द बोल दिए, यस आई एम अ प्राउड मदर ऑफ अ गे सन। उस दिन सब लोग रो रहे थे और साथ में मैं भी। और मुझे आज भी याद है मेरी वो लास्ट लाइन उस स्पीच की, लव देम, हग देम एंड किस देम बिकॉज क्लोजेट इज डेफिनेटली नॉट द प्लेस टू बी इन।
ये दिन मुझे कभी नहीं भूलता। उस दिन मैंने अपने आप को पूरी तरीके से सेंसिटाइज कर दिया और फिर मैंने अपने बेटे को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। अब जब हम बहुत अच्छे टर्म्स पे थे तो मैंने उससे उसकी कहानी सुनी। तब मुझे उसने बताया, उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि जब वो स्कूल और कॉलेज में था उसकी बहुत बुलिंग होती थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने सोचा लोग जो बोलते हैं बोले, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूंगा। उसकी कॉर्पोरेट लाइफ में भी उसे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। उसके फ्रेंड्स, कलीग्स शुरू में उन्होंने बहुत बुलिंग और हैरेसमेंट किया, लेकिन और धीरे धीरे उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी कम्युनिटी का एक रोल मॉडल बनूंगा। उसके टाइम पे उसके लिए कोई रोल मॉडल नहीं था जिसको देख के वो फॉलो कर सकता था। इसी मुहिम पे चल के उसने सबको बताया और उसकी जर्नी विप्रो कंपनी से गूगल तक के अमेजिंग रही। 2019 में मेरे छोटे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे हील वाले शूज़ चाहिए अपनी ड्रैग के लिए। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि बड़ी नीश कैटेगरी है, इस पे हम काम कर सकते हैं। और हमने धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स को कनेक्ट करना शुरू किया। लेकिन मन में एक डर था, इतने फेलियर्स देखने के बाद कहीं मैं ये फिर से फेल ना हो जाऊं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि नहीं, इस बार फिर ट्राई करेंगे और मैंने बी यूनिक की शुरुआत कर दी। 50 साल की उम्र के बाद मैं फिर से वो रिस्क लेने लगी। हालांकि मन में बहुत डर थे, एक इनसिक्योरिटी भी थी कि पता नहीं कहीं इस बार भी फेल ना हो जाऊं। लेकिन आपको पता है, मेरी एक सीईओ बनने की बहुत बड़ी चाहत थी और मेरे पेरेंट्स ने हमें आत्मनिर्भर होना सिखाया और ये चैलेंज मैंने फिर से एक्सेप्ट किया और यहाँ शुरुआत हुई बी यूनिक की। हमने बहुत सारे जूतों के डिज़ाइंस, ब्लॉक हील, पॉइंटेड हील, रेनबो शूज़, जो कि हमारे सिग्नेचर प्रोडक्ट बन गए, हमने अपनी वेबसाइट पे डाला और धीरे धीरे हमने उसको एक मार्केट प्लेस में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें पता था कि क्वेयर एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमने उसको अपना एक प्लेटफॉर्म बना के उनको दिया ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे डाल के उसको सेल कर सके। कहाँ कहाँ गए उनके प्रोडक्ट्स, अमेरिका, कनाडा, रशिया, कहाँ कहाँ। और 25,000 से स्टार्ट की हुई हमारी ये इन्वेस्टमेंट आज 50 लाख तक पहुंच गई। धीरे धीरे मैं क्वेयर कम्युनिटी के साथ जुड़ती गई और उनके बहुत सारे चैलेंजेस को समझने लगी, स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आपको पता है, जब आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई फाउंड सिर्फ 2% ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। बाकी लोग या तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है या वो खुद ही घर छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है उनकी लाइफ की जंग, ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी, मेंटल हेल्थ, जॉब, सब और न जाने क्या क्या। और मुझे आज ये बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं उस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और दूसरे बच्चों के लिए एक माँ का रूप बन गई और सब मुझे अपनी माँ के नाम से पुकारने लगे। बी यूनिक के इस कॉन्सेप्ट के साथ हम शार्क टैंक पहुँचे और 5 शार्क्स के सामने हमने अपना प्रपोजल रखा। मज़ा आया उस दिन, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, जब 5 शार्क्स ने हमें आके हग किया। लेकिन कम्युनिटी का काम करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें फंडिंग तो नहीं मिली, लेकिन हमारी एक्नॉलेजमेंट और हमारे बिजनेस आइडिया को वैलिडेशन मिल गया उस दिन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 55 साल की उम्र के बाद मेरी असली लाइफ शुरू हुई, सेकेंड इनिंग्स ऑफ माई लाइफ, और मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। बिल्कुल आज मैं अपनी एक स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स भी सीखती हूँ अपने कोच, मेंटर शशिधर जी के साथ में, जो मुझे लाइफ स्किल्स सिखाते हैं और ज़िंदगी के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे एक शक्ति देते हैं। जोश टॉक के इस मंच पर मैं बहुत से मैसेजेस देना चाहती हूँ जो शायद मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे। नंबर 1 मैसेज, ये मैसेज उन लेडीज़ के लिए है जो एक टॉक्सिक रिलेशन में हैं, टॉक्सिक मैरिज। क्यों? मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल वेस्ट कर दिए और बहुत अहम साल थे मेरे इसी डिसीजन को लेने में कि नहीं, इन बच्चों की वजह से मैं ये डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। आप ऐसा मत करिए। अगर आपको कभी भी लगे
कि ये मैरिज नहीं वर्क कर रही, ये डिसीजन इमीडिएटली ले लीजिए और दोनों पार्टनर्स पीसफुली रहिए। नंबर 2, IIM का कोर्स करते करते मेरी एक प्रोफेसर मालविका मैडम, उनसे मुझे एक बहुत अच्छा लेसन मिला। वो भी एक सिंगल पेरेंट है। जब उनका बेटा छोटा था, उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम्हें एक ऐसी मॉम चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखे और शायद अपने पैशन, अपना काम भी ना करे, तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करवाए, बट वो शायद खुश ना हो। या तुम्हें ऐसी मॉम चाहिए जो एक फंक्शनल मॉम है, जो अपने पैशन को भी फॉलो करे और तुम्हारा ध्यान भी रखे। तो उनके बेटे ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया। उस दिन मुझे ये लेसन मिला कि मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। इट्स परफेक्टली ओके टू बी एन इम्परफेक्ट मॉम, इम्परफेक्ट वाइफ, इम्परफेक्ट डॉटर इन लॉ, so long as you have your passion to follow. नंबर 3, ये अपील उन सब पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के आइडेंटिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे 2 साल लग गए अपने बेटे को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था। उनको प्यार से गले लगा लीजिए, लव देम, हग देम एंड किस देम। वो आप ही के बच्चे हैं, आपका प्यार लेके निखर जाएगी उनकी जिंदगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैसेज उन सब बच्चों के लिए जो LGBTQ कम्युनिटी के हैं। आप अपनी आइडेंटिटी से मत लड़िए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए बोल्डली। जब टिम कुक अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, तो आप क्यों नहीं? जब मेरा बेटा आशीष कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपको अपनी सक्सेस पे फोकस करना है, ना कि अपनी सेक्सुअलिटी पे। अब यहाँ खत्म हुई मेरी कहानी। अरे रुकिए, जिस समय इतने परेशानियां थी, जब मैंने अपने भगवान को बोला, ओ गॉड व्हाई मी, आज इस स्टेज पे अब मैं अपने भगवान को बोलती हूँ, यस गॉड ट्राई मी, तोड़ लो मरोड़ लो, जो मर्जी कर लो, मैं खड़ी हूँ रॉक सॉलिड, अब नहीं कुछ होगा मुझे। और मेरे अक्स ने मुझे दोनों हाथों से नमन किया।